हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि बंसल। सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में मैंने 23 रैंक हासिल की है। इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक के वीडियो में मैं आपको मेरी यूपीएससी जर्नी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वो बताया जाएगा। मेरा थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि मैं एक कैलारस कस्बे जो मुरैना ज़िले में आता है वहाँ से पली बड़ी हूँ, और अभी रिसेंटली मैं ग्वालियर में मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एनआईटी तिरछी से। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब भी किया है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर से। फिर मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की जब मैं बेंगलोर में थी, अपना प्राइवेट जॉब कर रही थी। मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, सैलरी अच्छी थी, काम भी अच्छा था, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो वो मुझे क्लिक किया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं अपने दोस्तों को से पूछा, क्योंकि मुझे ज़ीरो नॉलेज थी इसलिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ी। तो इट्स ऑल योर डिसीज़न, आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है। मैंने वाजीराम एंड रवि ज्वाइन किया। मैंने ऑप्शनल अपना चूज़ किया सोशलॉजी, और सेकंड अटैम्प्ट में आई स्कोर्ड 219 रैंक मुझे मिली, जिसकी वजह से मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ त्रिपुरा कैडर के साथ। फिर मैंने अपना एक और थर्ड अटैम्प्ट दे करके मैंने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मैं इस सर्विस से बहुत खुश थी। पर जब मैं ट्रेनिंग के बीच में थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। मेरा जो सपना था वो आईएएस बनने का था। तो मैं आईपीएस से बहुत खुश थी, पर जो सपना था वो आईएएस का था। तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को एनालाइज़ किया, मेरे मार्क्स को एनालाइज़ किया कि कहाँ मेरी कमी है। तो मैंने जाना कि मेरा ऑप्शनल था सोशलॉजी, वो मुझे कहीं ना कहीं सूट नहीं किया। मुझे अच्छा भी लगता था, पर कहीं ना कहीं उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जो मुझे चूज़ कर लेना चाहिए था, वो मैंने किया नहीं, वो था मेरा मैथमेटिक्स। तो 3 अटैम्प्ट देने के बाद और एक बार और तीसरे अटैम्प्ट में भी मुझे फिर से इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ था, क्योंकि उस बार भी मेरी 226 रैंक आई थी और उससे मुझे झारखंड कैडर मिला था। तो मैंने झारखंड कैडर वाला पुलिस सर्विस ज्वाइन किया था। अभी मैं वहीं पोस्टेड हूँ जब तक आईएएस की ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं बता रही थी मेरा ऑप्शनल चेंज करने का। तो फिर थर्ड अटैम्प्ट के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा ऑप्शनल है जो मुझे पीछे खींच रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल लूँगी, जो मैं हमेशा से लेना चाहती थी। फिर मैंने मैथमेटिक्स की सेल्फ स्टडी की है फुल टाइम। मुझे अच्छा गाइडेंस मिल गया था 2-3 सीनियर्स से, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि मुझे उनका गाइडेंस मिला, तो उससे मैं सेल्फ स्टडी कर पाई। तो पहले अटैम्प्ट में मेरा, बिकॉज मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर पाई थी, जो 4th अटैम्प्ट था मेरा। तो उससे मेरा जीएस और ऐसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक सिर्फ मैथ्स ही पढ़ती रह गई। पर उससे एक चीज़ अच्छी हुई कि जब मार्क्स आए तो मेरे मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे थे। पहली बार मुझे 300 से ज़्यादा मार्क्स ऑप्शनल में मिले थे। उससे मैं मोटिवेट हो गई एक और अटैम्प्ट देने के लिए। तो मैंने फिर 1 साल की छुट्टी अप्लाई की, और एक मेरा 5वां आखिरी अटैम्प्ट के लिए मैंने कोशिश किया। तो इस बार मैंने अपना फोकस सारे सब्जेक्ट्स पे दिया। जीएस भी अच्छे से किया, ऐसे भी अच्छे से किया, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, और मैथमेटिक्स भी मैंने और बेटर करने की कोशिश की। एंड उसकी बदौलत मुझे अभी ये मुकाम हासिल हुआ है 23 रैंक का। ये थी मेरी यूपीएससी जर्नी। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी। तो जैसे मैं सबसे पहले जनरल स्टडीज़ से शुरू करती हूँ। मेरा एक फंडा था कि मैं कम सोर्सेज से पर बहुत बार पढ़ती थी, क्योंकि जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका रिवीजन इज़ द की। यदि आप जितना रिवीजन करोगे उतना ज़रूरी है, क्योंकि इन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये होता है कि आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो आपको है ना एकदम चीज़ें मेमोराइज्ड होनी चाहिए अच्छे से, कि आप जैसी क्वेश्चन देखें आपके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, जो आपको सिर्फ लिखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अपने मटेरियल बताती हूँ जीएस के लिए। तो सबसे पहले जो आपका बेस रहना चाहिए वो एनसीईआरटी रहनी चाहिए। 11th-12th की सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। हिस्ट्री की आप लेटेस्ट जो अपडेटेड एनसीईआरटी हैं उनको छोड़ करके यदि आप अपडेट जो ओल्ड वाली हैं उनको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और नई वाली भी आप पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी के बाद आप करंट अफेयर पे आइए। मैं रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हूँ, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर से
एक तो कंटेंट मिलता है, मैं नोट्स भी बनाती थी न्यूज़पेपर से। अब नोट्स बनाने के 2 फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं। एक तो ये होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाती है, और सेकंड आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाती है, आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने लगते हैं अपने आंसर्स में। तो मैं रेगुलरली अपना न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, जो आपको सूट करे। फिर करंट अफेयर के लिए मैं विजन IAS का PT 365, मेन 65 और मंथली करंट अफेयर्स देख लिया करती थी। और इसके अलावा शुरू के 2 अटैम्प्ट्स में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करंट अफेयर डिस्कस भी किया करती थी। बाद में नहीं हो पाया, पर पहले मैं करती थी, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है फर्दर। उसकी वजह से क्या होता है कि आप सोचने लगते हैं। यदि आप 3-4 फ्रेंड्स मिल करके एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप नए नए पॉइंट्स निकाल के ला सकते हैं। तो आप एक स्टेप का छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं जो आपको सूट करे। फिर करंट अफेयर के बाद हम लोग इथिक्स में चलते हैं। इथिक्स में भी मैं थोड़ा न्यूज़पेपर को भी आप है ना थोड़ा इथिक्स के एंगल से पढ़ सकते हैं। जो छोटी छोटी स्टोरीज़ आती हैं, जैसे दिल्ली के पेज पे आती है, कोई मोटिवेशनल स्टोरी आती है, उसको यदि आप एग्ज़ाम में कोट करेंगे एज अ एग्जाम्पल, तो आपको एक पुश देता है क्वेश्चंस में, क्योंकि वो आंसर्स में, क्योंकि वो पॉइंट कोई और नहीं लिख रहा होगा, वो आप लिख रहे होंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स के पॉइंट, स्टैंडर्ड कोचिंग नोट्स के पॉइंट्स हर कोई लिखेगा, पर जो आप छोटे छोटे न्यूज़पेपर से जो थोड़ा एक पॉइंटर्स ले करके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे, वो बहुत अच्छा होगा। ये था GS का पोर्शन इथिक्स का। और टाइम मैनेजमेंट में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे कभी टाइम फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, बट मैं रात को सोने से पहले अपना टारगेट फिक्स रखती थी कि कल मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है। तो अकॉर्डिंगली मैं फिर अगले दिन भर लग जाती थी जब तक वो टॉपिक ख़त्म ना हो। तो आप ये कर सकते हैं। और टाइम का ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम 5-6 महीने दूर है तो ऑब्वियसली आप कम टाइम देते हैं, 8-10 घंटे देते हैं एग्ज़ाम को, उसको प्रिपरेशन को। पर जब तक एग्ज़ाम सिर्फ आपसे 1 महीने दूर है, 15-20 दिन दूर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम 15-16 घंटे खिंच जाता है। तो ऐसा कोई स्ट्रेट अवे नहीं था कि मैं पूरा टाइम 16 घंटे पढ़ी हूँ पूरे 5 साल, और ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरे टाइम सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ी हूँ। तो वो जैसे डिमांड होती है आपकी प्रिपरेशन की, अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम दे सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे के बारे में बता दूंगी। जब ऐसे का कोई भी टॉपिक आता है तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ उस टॉपिक पे रिस्ट्रिक्ट ना रहें, जैसे उस टॉपिक के आसपास थोड़ा ब्रॉड डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक टॉपिक पे मैंने ऐसे आंसर राइटिंग की थी कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉलेज और लव टू लिव अ लाइफ। तो आप इसमें सिर्फ कोई एक टॉपिक लेके कि नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वो पूरा डिस्कस ना कर दें ऐसे में। इससे बेटर कि आप सारे एस्पेक्ट कवर करें कि नॉलेज विदाउट लव क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, लव विदाउट नॉलेज क्या अच्छा, अगेन प्रोज एंड कॉन्स आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको इकट्ठा लेके चलेंगे, और फिर आप एंड में हमेशा कंक्लूड थोड़ा बैलेंस वे में करें कि इन अ सोसाइटी हमको दोनों नॉलेज और लव दोनों ही ज़रूरत है। फिर आप वही फिर से कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स या कोई अपने लीडर्स, फेमस लीडर्स से उनकी लाइफ को कोट करके आप बता सकते हैं कि नॉलेज और लव दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ ऐसे का। अब हम चलेंगे मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन में जब आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़े मॉक इंटरव्यूज़ ले लें। मॉक इंटरव्यू से आपके 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका पोस्चर है, आपके बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं जब आपको फीडबैक मिलता है। दूसरा, अगेन आपका एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ता है कि आपसे किसी ने एकदम से कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आप मॉक देते समय ये याद रखें कि आप वेल नोन कोचिंग्स में ही मॉक दें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी मॉक देने चले गए, जहाँ आपको थोड़ा रियल वाला जो UPSC वाला इन्वायरमेंट होता है वो आपको मिले तो ही वो मॉक अच्छा है। एक बात आपको बता दूं कि जो UPSC के इंटरव्यू होते हैं उसमें आपकी फैक्चुअल नॉलेज नहीं चेक की जाती है। जैसे आपको पता है कि इसको इंटरव्यू ही नहीं बोला जाता, UPSC इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलती है। तो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है। आपकी नॉलेज है वो मेंस में टेस्ट हो चुकी है, तो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। तो आप कैसा सोचते हैं, आपके ओपिनियन कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो मैटर करता है पर्सनैलिटी टेस्ट में।
तो आप उसका थोड़ा ख्याल रखें। तो जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताऊंगी मेरे रिसेंट इंटरव्यू जो यूपीएससी इंटरव्यू में था, कि मुझसे पूछा गया था कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो लॉज हैं उसका काफ़ी मिसयूज़ होता है कुछ सेक्शन में, उसका आपका क्या व्यू है। तो इसमें मैं बोलूँगी कि आप ठीक है, हमको वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए क्योंकि वुमेन अभी भी काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी की, पर आपको ये स्टैंड लेना है कि सर मिसयूज़ ऑफ एनी लॉ for that matter should be punished. It can't be tolerated. So that is one point which you have to keep in mind. So like that, if you show your real personality, like I even suggested that sir, it is very high time that we make our laws gender neutral, because the male concerns have not been addressed by the laws. So this was my interview experience, and I'll tell you some do's and don'ts during this preparation. Keep motivated yourself, stay in touch with your friends and family, because when you're frustrated, you have like anxiety, then they help you keep, and the proper guidance is very important. You have to decide that which is the best guidance for me. Like for example, in my maths preparation, as I said that it's very lengthy and tough subject, but बिकॉज आई गोट अच्छा मुझे गाइडेंस मिल गया था, उसकी वजह से मैं मैथ्स को खुद से प्रिपेयर कर पाई। मैंने एक अपने सीनियर से हेल्प ली थी। अदरवाइज़ आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए ना, आप ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के लिमिटेड रिसोर्सेज से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए कोचिंग ज़रूरत नहीं है, कोचिंग आपको सिर्फ हेल्प करता है एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए। तो और एक बात और है कि आप जो कंटेंट होता है आपका, तो आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह से हर चीज़ पढ़ें। आप अपना जो सोर्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि मैं सिर्फ इस न्यूज़पेपर को फॉलो करूँगा, सिर्फ इस ऑनलाइन साइट को देखूँगा, इस कोचिंग को देखूँगा, उसके अलावा मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि कम पढ़ें पर ज़्यादा बार पढ़ें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोंट्स में ये है कि आप दूसरों के रूमर्स पे बिलीव ना करें, आपको दूसरे जज करें कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो आप डिज़र्व नहीं करते इस एग्ज़ाम को, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप डिज़र्व नहीं करते कि आप क्रैक कर पाएँ। ऐसा कुछ नहीं है, इस एग्ज़ाम को कोई भी क्रैक कर सकता है। ये एग्ज़ाम आपसे सिर्फ आपका हार्ड वर्क मांगता है और आपकी सही डायरेक्शन मांगता है, जो आपको आराम से मिल सकती है आजकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कभी भी अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाएं, हमेशा मोटिवेटेड रहें। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, पर इस एग्ज़ाम में आपको एक और चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो अपना एक कोई विकल्प ऑप्शन रखें कैरियर का। क्योंकि क्या होगा कि यदि आपका फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लियर कर लिया, पर फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स मतलब आपके 3 साल जा चुके हैं कैरियर के, तो आपको फिर वो एक प्रेशर आने लगेगा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे स्टेट पीएससी होते हैं, बैंक्स के होते हैं, सीएपीएफ का होता है, और एनी अदर एग्ज़ाम जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो एग्ज़ाम्स भी आप देते रहें। भले ही आप उसको ज्वाइन ना करें, वो आपकी इच्छा है, पर आप उन एग्ज़ाम्स को देते रहें, क्योंकि इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका प्रैक्टिस बनी रहेगी एग्ज़ाम्स लिखने की, दूसरा ये है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा यदि आप ऐसा कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे मेरा एसएससी क्लियर हो गया था, तो मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई थी। तो भले ही मुझे वो जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था, और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस मिल गया था कि यदि मेरे पास ये जॉब है तो मैं एक और अटैम्प्ट दे सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ 2 अटैम्प्ट पर ही रुक जाती, और मैं 5वें अटैम्प्ट तक भी इसलिए आ पाई क्योंकि मेरा सेकंड अटैम्प्ट में आईपीएस हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलती कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप तैयारी ना करें, पर इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा मेंटल पीस आ जाता है, कामनेस आ जाता है, आपको वो डबल टेंशन नहीं होती कि एक पढ़ाई की भी टेंशन है, ऊपर से कैरियर की भी टेंशन है। तो आपके पास जब एक बैकिंग होती है तो आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो और एकदम फ्री माइंड से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बस यही बोलना चाहूँगी आपको सारा जीएस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।